अब RS20 वाली पानी की बोतल आपको सिर्फ RS15 में मिलने वाली है। जी हाँ, यह है कैंपा का श्योर वाटर, जिसने बिस्लरी, एक्वाफिना एंड किनले जैसे बड़े प्लेयर्स की नींद उड़ा दी है। कहने को तो यह फर्क सिर्फ RS5 का है, लेकिन इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहां RS1 मायने रखता है, वहां यह RS5 पूरा सिस्टम हिला सकता है। आपको बता दूं कि रिलायंस ने अगस्त 2022 में CPA को केवल RS22 करोड़ में खरीद लिया था, और जब उन्होंने CPA को दोबारा रिलॉन्च किया तो उसने वही काम किया जिसके लिए रिलायंस जाना जाता है, यानी मार्केट में प्राइस वॉर छेड़ दी। जहां बाकी ब्रांड्स जैसे सीको और पेप्सी अपनी 500 ml की बोतल RS40 में बेच रहे थे, वह CCTT बातेमस की मिल। रिलायंस ने CPAC को सिर्फ RS20 में एल्च किया और 285 ml की बोतल, जिसे कोक और पेप्सी RS20 में बेच रहे थे, वो रिलायंस ने RS10 में देना शुरू किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सस्ते दामों से कोक और पेप्सी जैसे ग्लोबल जॉइंट्स को हराया जा सकता है? क्योंकि कोक और पेप्सी अब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं रहे, वो लोगों की आदत बन चुके हैं। उनका टेस्ट, उनके जिंगल्स, उनके एड्स सब लोगों की यादों में बस चुके हैं। सवाल यह है कि जिस कोक और पेप्सी के सामने इंडिया में आज तक कोई ब्रांड नहीं टिक सका, यहां तक कि 90s के दौरान खुद कैमा भी जिनके सामने हार गया था, वो इस बार उन्हें बीट कैसे करेगा? रिलायंस ने आखिर CPA पर इतना बड़ा दांव खेला क्यों? और आज लॉन्च होने के 2.5 साल बाद CPA आखिर सी कोक एंड पेप्सी के सामने कहां स्टैंड करता है? आइए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। साल 2016, यह वो वक्त था जब रिलायंस ने जियो लॉन्च करके पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला कर रख दिया था। अनलिमिटेड फ्री कॉल्स और सबसे सस्ते डाटा ने मिलकर देश भर में जियो की धूम मचा दी, और उस जियो वेब में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, टाटा DMO जैसे प्लेयर्स एक एक करके या तो मर्ज हो गए या फिर बंद हो गए। लेकिन रिलायंस का मार्केट डिसरप्शन यही नहीं रुका। OTT वर्ल्ड में भी यही कहानी फिर से रिपीट हुई। जब रिलायंस ने अपना जियो सिनेमा लॉन्च किया तो उसने प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी फिल्में और IPLL की स्ट्रीमिंग को 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। इस एक स्ट्रेटजी ने डिनी प्लस हॉटस्टार जैसे जॉइंट की नींव हिला दी थी। करोड़ों यूजर्स रातों रात माइग्रेट कर गए और हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन गिरने लगे। आखिरकार मार्केट में सरवाइव करने के लिए हॉटस्टार को जियो सिनेमा के साथ मर्ज होना पड़ा। इससे एक बात साफ होता है कि रिलायंस का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। वो मार्केट में आता है और पुराने रूल्स खुद ब खुद बदल जाते हैं। और अब रिलायंस की नज़र एक और बड़े अंपायर पर है, इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। एक ऐसी मार्केट जहां 3 दशकों से सिर्फ 2 नाम चलते आ रहे हैं, कोका-कोला और पेप्सी। लोगों को लगता था कि इस मार्केट में कोई तीसरा प्लेयर नहीं टिक सकता, लेकिन अगर रिलायंस ने कदम रखा है तो यकीन मानिए उसके पास कोई बड़ा प्लान जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि रिलायंस के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर जियो या रिलायंस कोला जैसा नया ब्रांड एल्च करने की बजाय उसने पहले से हारे हुए ब्रांड CPA को ही क्यों खरीदा? दोस्तों, यह बात आप तभी समझ सकते हो जब कैमा की असली कहानी जानोगे। एक्चुअली कैमा की कहानी शुरू होती है आज़ादी के तुरंत बाद से, जब विदेशी कंपनियां धीरे धीरे भारत में अपना बिजनेसेस जमा रही थीं। उसी समय एक इंडियन कंपनी प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने कोका कोला के साथ पार्टनरशिप करके कोक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। यह वो वक्त था जब पूरा देश को पहली बार टेस्ट कर रहा था, और प्योर ड्रिंक्स उसका ऑफिशियल बॉटलर था। यानी भारत में कोका कोला के प्रोडक्शन और बॉटलिंग का पूरा काम प्योर ड्रिंक्स करती थी। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर इंडिया में करीब 25 सालों तक राज किया, क्योंकि उस वक्त इनका कोई बड़ा कॉम्पिटिट नहीं था। लेकिन फिर 1977 में पॉलिटिकल हवा बदली और जनता पार्टी की सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर दिए। इन रूल्स के हिसाब से फॉरेन कंपनीज को अपना ओनरशिप शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ बांटना था और अपनी सीक्रेट रेसिपी भी रिवील करनी थी। लेकिन कोका-कोला ने ऐसा करने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी को अपना बिजनेस बंद करके इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। अब कोका कोला के जाने के बाद मार्केट में जो खालीपन आया था, उसे भरने के लिए प्योर ड्रिंक्स ने सोचा कि अब यही वक्त है एक देसी कोला लॉन्च करने का, क्योंकि लोगों के पास सॉफ्ट ड्रिंक का कोई दूसरा अच्छा अल्टरनेटिव नहीं बचा था। और इस तरह 1977 में लॉन्च हुआ कैमा कोला, एक टैगलाइन के साथ जो तुरंत लोगों के दिलों में उतर गई, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। इस लॉन्च के बाद आने वाला दशक कैंपा कोला के लिए एक सुनहरा दौर साबित हुआ। प्योर ड्रिंक्स ने इस दौरान नए फ्लेवर्स भी लॉन्च किए, जैसे कैंपा ऑरेंज और कैमा लेमन, और इसी सक्सेस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना खुद का ब्रांड 77 लॉन्च किया।
वहीं पार्ले ने गोल्ड स्पॉट पर थम्स अप के साथ एंट्री ली, लेकिन कैमा कोला फिर भी मार्केट का किंग बना रहा, खासकर नॉर्थ इंडिया में 80s के उस गोल्डन एरा में कैम कोला सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इमोशन बन चुका था। पर 80s के एंड तक हवा फिर से बदलने लगी। इंडिया अब लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और फॉरेन ब्रांड्स के वापस आने की बातें तेज हो गई थीं। कैंपा के लिए यह एक वार्निंग की तरह थी, लेकिन कंपनी ने इसे सीरियसली लिया ही नहीं। कैमा को लगता था कि देसी इमोशन ही काफी है, लेकिन जल्दी ही यह इमोशन ग्लोबल कंपटीशन के सामने छोटा पड़ने लगा। एक्चुअली हुआ यह कि 1988 में ने इंडियन मार्केट के अंदर लहर पेप्सी के नाम से एंट्री ले ली थी। लोकल नाम के साथ उन्होंने बहुत ही जल्दी इंडियन कल्चर के साथ अपना कनेक्ट बना लिया था। क्रिकेट और बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उस वक्त कैंपा जहां नॉस्टैल्जिया में जी रहा था, वहीं पेप्सी ने यूथ को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। यह दिल मांगे मोर जैसे स्लोगन्स ने पूरी जनरेशन का अटेंशन जीत लिया था। और सिर्फ यही नहीं, 1993 में कोका कोला भी वापस आया और आते ही धमाका कर दिया। एक ही मूव से कोका कोला ने मार्केट का लगभग आधा हिस्सा कैप्चर कर लिया। उसने पार्ले के थम्स अप, लाइमे और गोल्ड स्पॉट जैसे पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स को खरीद लिया। उन्होंने दुकानदारों को फ्री में फ्रिज दिया, बॉटलर्स को इंसेंटिव्स दिए और एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च किए। इंडियन यूथ, जो कोला मार्केट का सबसे बड़ा कस्टमर था, उसे कैंपा अब एक पुरानी आउटडेटेड ड्रिंक लगने लगी थी, जबकि कोक और पेप्सी को पीना एक स्टाइल और ट्रेंड बन चुका था। कैमा के पास ना इतना पैसा था और ना ही इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जहां का कोला और पेप्सी पूरे देश के लिए कैंपेन चला रहे थे। वहीं कैम कोला सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रीजन्स तक सीमित रह गया। दूसरी तरफ कैंपा की सेल्स इतनी तेजी से गिर गई कि उसके बॉटलिंग प्लांट्स एक के बाद एक बंद होते गए और 2008 तक दिल्ली का मेन प्लांट भी क्लोज हो गया। यानी देश का अपना कोला अब एक पुरानी याद बन चुका था। अब दोस्तों, भले ही आज से कुछ साल पहले तक कैंपा कोला मार्केट में मौजूद ही नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें अब भी लोगों के दिलों में जिंदा थीं और रिलायंस ने इसी बात को पकड़ लिया। रिलायंस को पता था कि नॉस्टैल्जिया सबसे सस्ती और पावरफुल मार्केटिंग होती है, क्योंकि जिस ब्रांड को लोग पहले से जानते हैं उसको दोबारा एक्सेप्ट करवाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता। अगर यही काम रिलायंस को किसी नए ब्रांड के साथ करना पड़ता तो हजारों करोड़ों का मार्केटिंग बजट और कई सालों का समय लग जाता। इसीलिए 2022 के दौरान रिलायंस ने CPAC को RS22 करोड़ में एक्वायर कर लिया और 2023 में इसे दोबारा मार्केट में एल्च कर दिया। दोस्तों, यह जरूर एक इमोशनल कमबैक था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कैंपा लगभग 22 साल तक मार्केट से गायब था। वहीं कोका कोला एंड पेप्सी अपनी डोपोली क्रिएट कर चुके थे और दोनों मिलकर इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 80 to 85% हिस्सा कंट्रोल करते थे। ऐसे में कैंपा के लिए अभी सरवाइव करना ही एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा बहुत से लोगों को यह भी लगा कि आज की मार्केट में कैंपा के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, क्योंकि यह मार्केट अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका में जहां एक इंसान हर साल एवरेज ऑन 50 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक पे जाता है, वहीं इंडिया में यह नंबर सिर्फ 4 से 5 लीटर के आसपास है। बता दें कि इंडिया की कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट अभी लगभग 28 से 400 करोड़ के आसपास है, जो हर साल लगभग 5% की स्पीड से ग्रो कर रही है। यानी आने वाले 10 सालों में यह इंडस्ट्री लगभग 2 गुनी हो जाएगी। रिलायंस ने इस गैप को जल्दी ही समझ लिया। उन्होंने देखा कि इंडिया में लोअर मिडिल क्लास लोग आज भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने से कतराते हैं, क्योंकि उनके लिए यह अभी भी एक महंगा शौक है, न कि कोई रोजमर्रा की चीज। इसलिए रिलायंस ने सोचा कि अगर कोला को और ज्यादा अफोर्डेबल करके इल्ली अवेलेबल करा दिया जाए तो नए कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली उनके हो जाएंगे। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि CPAC कोला सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर बेस्ड है, उन्हें बता दूं कि असल में रिलायंस का यह एक वेल प्लन्ड मास मार्केट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन दोस्तों, केवल सस्ता बेचना ही काफी नहीं है। लोगों को कैंपा का टेस्ट भी पसंद आना चाहिए, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी का टेस्ट लोगों को इतना पसंद है कि कैंपा के लिए असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में हर रीजन का अपना अलग फ्लेवर और टेस्ट होता है। हमारे देश में हर 200 किमी के बाद खाने का टेस्ट बदल जाता है, तो फिर ड्रिंक का टेस्ट हमेशा सेम कैसे चलेगा? कोका कोला और पेप्सी सालों से वही पुराने फ्लेवर्स लाइक कोला, लेमन और ऑरेंज बेचते आ रहे हैं। यहीं पर मार्केट में एक फ्लेवर गैप बन चुका है, और यही वो गैप है जिसमें कैंपा अपनी जगह बना सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टिंग और लाहौरी जीरा, जिन्होंने सिर्फ अपने यूनिक टेस्ट के दम पर पेप्सी और कोक के होते हुए भी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई है।
साथ ही कैमा जीरा व कैमा एनर्जी जैसे ढेर सारे नए नए फ्लेवर्स भी लाए जा रहे हैं। और दोस्तों, यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रिलायंस ने गुजरात के एक पुराने लोकल ब्रांड सोशियो में 50% स्टेक एक्वायर कर लिया है। बता दें कि सोशियो वो ब्रांड है जिसके पास 100 से ज्यादा इंडियन फ्लेवर्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें रोज, मसाला, लेमन सोडा और काला खट्टा जैसे कई फ्लेवर्स शामिल हैं। मतलब कैंपा के पास अब इंडिया के रीजनल टेस्ट का डाटा और टेस्टेड फ्लेवर्स का डायरेक्ट एक्सेस मौजूद होगा। और उनका प्लान है कि हर रीजन के लिए अलग अलग वेरिएंट लाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि कैंपा उनके एरिया का अपना ड्रिंक है। दोस्तों, यह तरीका कुछ वैसा ही है जैसे पेपर बोट ने ट्रेडिशनल ड्रिंक्स के साथ किया। उसने आम पन्ना, जलजीरा और इमली के थ्रू पूरे इंडिया को नस्टाल्जिया बेचा। अब जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में पेप्सी और कोका कोला की एक तरह से साइलेंट डुओपोली चलती है, क्योंकि अब तक ये दोनों मिलकर मार्केट के प्राइस और मार्जिन दोनों डिसाइड करते थे। अब तक हर 1-2 साल में बॉटल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे और कंज्यूमर के पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था। लेकिन कैंपा के आने से पहली बार यह साइकिल टूट चुकी है, क्योंकि रिलायंस ने लो प्राइस से पेप्सी और कोक के इस खेल में अपनी नई चाल चल दी है, जिसने पूरा गेम बदल दिया है। जैसे कि जहां कोका सी को कोला और पेप्सी 500 ml की बोतल 40 से RS50 में बेच रहे थे, वहीं CPAC कोला ने उसी बोतल को RS20 में ची कर दिया और 250 ml की बोतल सिर्फ RS10 के अंदर। एक आम कंज्यूमर के लिए यह प्राइस डिफरेंस छोटी बात नहीं है। इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में 5 से RS10 का गैप परचेसिंग डिसीजन बदल देता है। इसीलिए CPA ने इनिशियल फेज में अपना फोकस प्रॉफिट से ज्यादा वॉल्यूम पर रखा। लेकिन कंज्यूमर के लिए यह अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि यह अप्रोच एग्जैक्टली वैसे है जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में किया था। यानी पहले फ्री और चीप डाटा देकर सबको अट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में रेट बढ़ाकर आज अपनी मनमानी करता है। दोस्तों, कैंपा का सस्ता प्राइस कोला और पेप्सी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 20 साल में पहली बार उन्हें अपने MRP पर दाम घटाने पड़े। कई शहरों में तो लोकल लेवल पर ऑफर्स भी आने लगे, जैसे बाय टू गेट वन फ्री या कॉम्बो पैक्स एट 20% ऑफ। अब कोक एंड पेप्सी यहां फंसे हुए हैं कि अगर वह अपना प्राइस कैंपा जितना कम कर लें तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रीमियम वाली इमेज भी खराब होगी। और अगर प्राइस कम नहीं करते तो कैंपा उनके मार्केट शेयर को खाता जाएगा। और कैमा का प्लान भी एग्जैक्टली यही था, यानी प्राइस वॉर छेड़ देना। अब दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में असली गेम टेस्ट या प्राइस का नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का होता है, क्योंकि इस मार्केट में जीत उसी की होती है जिसकी बॉटल हर दुकान, हर गली और हर गांव तक पहुंच सके। कोका कोला और पेप्सी पिछले कई सालों से मार्केट में है, इसीलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कैंपा इतने सालों बाद वापस आकर इस नेटवर्क को आखिर तोड़ेगा कैसे। कोका सी कोला और पेप्सी यह बात पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने देश भर के लाखों रिटेलर्स को फ्री फ्रिजेस दिए थे। लेकिन इसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल छिपा था कि अगर उन्हें मुफ्त में फ्रिज चाहिए तो उसके अंदर सिर्फ उसी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स रखे होने चाहिए। इससे नए प्लेयर्स के लिए जगह बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर कैंपा ने इस इक्वेशन को भी पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि कैंपा के पास वो ताकत है जो कोक और पेप्सी के पास भी नहीं थी। रिलायंस रिटेल का जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक्चुअली रिलायंस के पास अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिसमें रिलायंस प्रेस, स्मार्ट ट्रेंड्स, जियो और मेट्रो स्टोर्स जैसे 18,000 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे देश में फैले हुए हैं। यह वो नेटवर्क है जहां पहले से ही लाखों कस्टमर्स रोज खरीदारी करते हैं। ऐसे में रिलायंस ने CPA को डायरेक्टली अपने FMCG सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर दिया। CPA ने इस गेम को इस तरह से खेला कि उन्हें कोई फ्रिज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जियो की हेल्प से कैंपा कोला अब डोर स्टेप डिलीवरी का भी हिस्सा बन गया है, जहां लोग घर बैठे कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हैं। यह कोक और पेप्सी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, यानी उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर सीधा अटैक था। रिटेल पावर के साथ कैमा ने अपने फ्रेंचाइज पार्टनर्स को भी इंक्लूड किया, जहां लोकल दुकानदारों को कैमा सप्लाई करना इजी हो गया। दोस्तों, यही वजह है कि इतने कम समय में आज हर मॉल और गली नुक्कड़ तक कैम कोला पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि पिछले 30 साल में कोई भी ब्रांड ऐसे स्केल पर कंपीट नहीं कर पाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सारी स्ट्रेटजीज को और पेप्सी जैसे ग्लोबल जॉइंट को हराने के लिए वाकई काफी है, या फिर कैमा भी एक दिन बस एक और मार्केट एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। इसका जवाब जानने के लिए चलिए देखते हैं कि आज, यानी लॉन्च के 2.5 साल बाद, CPAC इस मार्केट में आखिर कहां स्टैंड करती है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि अभी भी कोका कोला और पेप्सी ही इस मार्केट के किंग हैं, और दोनों मिलकर 80% से ज्यादा शेयर कंट्रोल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ CPA ने भी 3 से 5% तक का मार्केट फुटहोल्ड अचीव कर लिया है,
और इतने कम समय में यह फिगर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रिलायंस ने इस ब्रांड को एक लॉन्ग टर्म बेट के रूप में देखा है। कंपनी अगले कुछ सालों में RS400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कैंपा को जाने वाला है। टारगेट क्लियर है कि अगले 5 सालों में CPA कोला को 10% मार्केट शेयर तक ले जाना है। लेकिन CPA ऐसा सच में कर पाता है या नहीं, ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मुकेश अंबानी चाइनीज कंपनी सीन के साथ मिलकर टाटा जुद्दो को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।